स्वागत है कहानियों के समुंदर में, जहां लहरें सिर्फ पानी की नहीं, एहसासों की होती हैं। हर कहानी एक नया सपना बुनती है, एक याद, एक सुकून भरा पल छोड़ जाती है। कमरे की लाइट धीमी कर लीजिए, तकिया पास खींच लीजिए और खुद को इन शब्दों की दुनिया में खो जाने दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। पहाड़ी कस्बों की शामें कुछ अलग होती हैं। धूप जैसे ही ओझल होती है, ठंड अपनी धीमी उंगलियां खिड़कियों के किनारों पर फेरने लगती है। हवा में चीड़ के पेड़ों की खुशबू, कपड़ों पर जमी हल्की नमी और दूर किसी घर में राख की आंच पर तपा हुआ पानी, सब मिलकर एक ऐसा माहौल बना देते हैं जो मन को थाम लेता है। कस्बे की उस शाम में धुंध इतनी गहरी थी कि सामने की सड़क भी कभी दिखाई देती, कभी गायब हो जाती। लैंप पोस्ट की पीली रोशनी मानो हवाओं में घुलकर पानी की पतली बूंदों में टिमटिमाती थी। अद्वैत लाइब्रेरी से लौट रहा था। उसकी चाल धीमी थी, ठंड बाहों में घुस रही थी और सांसों से भाप निकल रही थी। कोट उसका पुराना था, घिसा हुआ, कभी कभी हवा को भीतर आने देता था। वो हाथ जेब में डालकर चल रहा था। सड़क के दाईं तरफ चप्पलों की छोटी दुकान थी। उसकी लाल बत्ती धुंध में घुलकर एक हल्का धब्बा बन गई थी। बाईं तरफ चाय की दुकान थी, जहां से दाल, चीनी और अदरक की खुशबू सर्दी को थोड़ी देर के लिए भुला देती थी। अद्वैत ने एक पल के लिए उस दुकान के सामने रुकना चाहा, पर फिर आगे बढ़ गया। आज वो किसी से मिलना नहीं चाहता था। कुछ दिनों से उसके भीतर खामोशी थोड़ा गाढ़ी हो गई थी, जैसे झील पर जमी बर्फ धीरे धीरे मोटी होती चली जाए। रास्ता मुड़ते ही उसे पैरों के पास मोटे ऊन का एक गुच्छा सा दिखा। धुंध में वो चीज पहले अस्पष्ट लगी, फिर जैसे ही वो करीब पहुंचा उसे समझ आया, ये एक कोट था। गहरा भूरा, घुटनों तक आने वाला, जिसकी कॉलर पर कुछ बर्फ जमी थी। अद्वैत ने झुककर कोट उठाया। ऊन की खुशबू और ठंड की नमी उसके हाथों में उतर आई। कोट भारी था, अच्छे ऊन का बना हुआ, और सबसे महत्वपूर्ण, अंदर से अभी भी हल्का सा गर्म, मानो किसी ने थोड़ी देर पहले ही पहना हो। वो चौंका। सड़क पर कोई नहीं था, न चिल्लाहट, न किसी के जाने की आहट, बस हवा, पीछे से आती ठंडी हवा। ऐसा कोट किसी ने यहां क्यों छोड़ा होगा, और वो भी इस ठंडी शाम में? अद्वैत ने कोट उलट पलट कर देखा। भीतर की सिलाई कसी हुई थी, अस्तर नरम था, जेबों में ऊन की हल्की गंध थी। फिर उसकी उंगलियां अंदर वाली जेब तक पहुंची, जहां एक छोटा मुड़ा हुआ कागज था। कागज पर लिखा था, ये सिर्फ शरीर को नहीं, मन को भी गर्म रखता है। जिसे मिले उसके दिनों में थोड़ी नरमी उतर आए। अद्वैत कुछ देर उस पंक्ति को देखता रहा। धुंध, सड़क, शाम, सब मानो एक पल को ठहर गए। मन में एक अजीब सी गर्माहट उठी, जैसे कोई दूर की स्मृति अचानक आंखों के सामने आ जाए। ये पंक्ति किसने लिखी होगी, किसके लिए? और ये कोट क्या किसी कहानी का हिस्सा था जो अचानक उसके हाथों में आ गिरा? वो कोट को अपने हाथों में थामे कुछ क्षण खड़ा रहा, फिर धीरे धीरे उसे अपने कंधों पर डाल लिया। ऊनी कपड़ा उसकी गर्दन को छूते ही एक मुलायम गर्माहट उतर आई, मानो ठंड कुछ कदम पीछे हट गई हो। अद्वैत ने गहरी सांस ली और उसके सीने में पहली बार कई दिनों से कुछ हल्कापन महसूस हुआ। चाहे वो कोट का असर हो या कागज की पंक्ति का, पर उस पल में कस्बे की ठंडी हवा जैसे थोड़ी कम चुभने लगी। घर पहुंचकर उसने कोट को कुर्सी पर रखा। कमरा हमेशा की तरह शांत था। काठ की अलमारी, छोटी टेबल
और खिड़की पर धुंध की बारीक परत। अद्वैत ने चाय बनाई। जब भाप उठी तो उसमें कोट की ऊन की खुशबू भी घुल गई, हल्की, नरम और अजीब तरह से सुकून भरी। वो बैठा और कागज की उस पंक्ति को बार बार पढ़ता रहा। मन को भी गर्म रखता है। किसने लिखा होगा? क्या वो कोई अजनबी था जो किसी अनजान के लिए ये दुआ छोड़ गया था, या कोई अपना जो किसी खोई हुई चीज को याद रख रहा था? अद्वैत की दुनिया पिछले कुछ वर्षों में बहुत छोटी हो गई थी। शहर की नौकरी छोड़कर वो यहाँ आ बसा था, क्योंकि यहाँ की शांति उसे किसी पुराने घाव पर मरहम जैसी लगती थी। पर कभी कभी इतनी शांति मन के भीतर खालीपन भी बना देती है। आज उस खालीपन में कोट की गर्माहट छोटी सी लौ की तरह जल रही थी। दूसरी सुबह लाइब्रेरी में धूल की पुरानी खुशबू हमेशा की तरह फैली हुई थी। अद्वैत किताबों को पोंछ रहा था कि दरवाजा खुला। एक लड़की अंदर आई, नीली शॉल में लिपटी हुई, चेहरे पर सर्दी से लालिमा, आंखों में एक शांत चमक। मैं नैना हूं, मैं नई सहायक, उसने कहा। अद्वैत ने सिर हिलाया। मैं अद्वैत। नैना मुस्कुराई। उसकी मुस्कान धूप की हल्की किरण जैसी थी, जैसे पहाड़ी सुबह धुंध के बीच से झांकती हो। वो किसी बात पर जोर नहीं देती, न ज्यादा बोलती। बस उसकी मौजूदगी में एक हल्की गर्माहट थी जिसे अद्वैत ने महसूस किया। जब अद्वैत ऊपर की शेल्फ से किताब उतार रहा था, नैना ने अचानक पूछा, आपने नया कोट लिया है? अद्वैत चौंका। ना, नया नहीं, बस मिल गया था। मिल गया? कैसे? नैना ने उत्सुकता से पूछा। अद्वैत ने संक्षेप में कहा, बस सड़क पर पड़ा था। नैना कुछ पल कोट को देखती रही। अच्छा है, आप पर सूट करता है, सर्दी कम लगेगी। उसकी आवाज में कोई बनावटीपन नहीं था, बस सहज संतुलित बोली जो अद्वैत को कई दिनों बाद अजीब तरह से अच्छी लगी। और उस पल अद्वैत को लगा, शायद ये कोट सिर्फ हवा से नहीं बचाता, ये मन के किसी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक भी देता है। धीरे धीरे अद्वैत के भीतर कुछ खुलने लगा था, ठीक उसी तरह जैसे सर्द सुबह धीरे धीरे धुंध से बाहर आती है। अगले कुछ दिनों में कस्बे की सर्दी और गहरी होने लगी। सुबह खिड़कियों पर धुंध की एक सफेद परत जम जाती, जिसे मिटाने पर भी कांच ठंडा ही रहता। लाइब्रेरी के बाहर लगे देवदार के पेड़ धीमी हवा में हिलते और उनकी छाया दीवारों पर हल्के हल्के कांपती रहती। अद्वैत हर सुबह गर्म कोट पहनकर निकलता। कंधों पर उस ऊन की नमी और कोमलता मानो उसे कस्बे की ठंड से बचाती और साथ ही अंदर किसी छोटी लौ को जगाए रखती। लाइब्रेरी पहुंचने पर नैना पहले से वहां होती, कभी सफाई कर रही, कभी किताबों को शेल्फ में सजा रही, कभी खिड़की खोलकर अंदर की हवा को बदल रही होती। उसकी हर हरकत में एक शांत लय थी, न तेज न धीमी, बस उतनी जितनी इस कस्बे की हवा भी चल सकती थी। अद्वैत उसे देखते हुए कभी कुछ नहीं बोलता, पर उसके भीतर एक मुलायम एहसास धीरे धीरे पनपता रहता। एक सुबह नैना ने अद्वैत को देखते ही कहा, आज कोट की खुशबू और अलग लग रही है। अद्वैत थोड़ा चौंका। खुशबू? हाँ, नैना ने मुस्कुराकर कहा, पुराना ऊन, उसमें कभी कभी पिछले मालिक की महक रह जाती है, जैसे किसी कहानी का हिस्सा। अद्वैत कुछ क्षण उसके शब्दों में खो गया। सचमुच उसे कभी कभी उस कोट में किसी अनजाने की उपस्थिति सी महसूस होती थी, एक शांत हमदर्द सी उपस्थिति जो कहती हो कि कोई और भी इस सर्दी से इसी तरह गुजरा है। अद्वैत बोला, हो सकता है, कोट अजीब है, कभी लगता है जैसे पहनते ही मन थोड़ा शांत हो जाता है। नैना हल्के से हंसी। कुछ चीजें ऐसे ही होती हैं, हम उन्हें पहनते हैं पर असल में वे हमें संभालती हैं। उसकी बात कागज के उस नोट की याद दिला गई जो कोट की जेब से मिला था। मन को भी गर्म रखता है,
अद्वैत ने सोचा, शायद किसी ने बहुत सच के साथ ये पंक्ति लिखी थी। दिन गुजरते गए, धुंध मोटी, सर्दी तीखी और लाइब्रेरी की खिड़कियां और ठंडी होती गईं। इन सब के बीच अद्वैत और नैना के बीच बातें धीरे धीरे बढ़ती रहीं। छोटी बातें, हल्की हंसी, किताबों की चर्चा और कस्बे के मौसम पर कोमल सी शिकायतें। कोई संवाद लंबा नहीं होता, कोई स्वीकारोक्ति नहीं होती, पर दोनों की उपस्थिति एक दूसरे के आसपास धीरे धीरे स्थिर होने लगी। कभी कभी जब अद्वैत ऊंची शेल्फ से किताब उतारता, नैना उसे पकड़ लेती। कभी वह अद्वैत के लाए चाय के कप में थोड़ी चीनी डाल देती। कभी कमरे में भरी ठंड से बचने के लिए वह अपनी शॉल ठीक करती और अद्वैत बिना कहे खिड़की बंद कर देता। ये सब इतना सामान्य था कि कोई इसे कहानी नहीं कहेगा, पर इतने सुकून भरे पलों में धीरे धीरे एक बहुत मुलायम निकटता जन्म लेती है। एक दिन लाइब्रेरी के बाहर हल्की बर्फ गिरने लगी। अद्वैत बाहर निकला और उसने देखा, सड़कें सफेद नहीं पर नम थीं। बूंदें आहिस्ता आहिस्ता ऊन जैसी गिर रही थीं। नैना भी बाहर आई। बर्फ की ये पहली शाम है, उसने कहा। इस मौसम में कस्बा और भी शांत हो जाता है। अद्वैत ने कोट की कॉलर ठीक की। ठंडी हवा चेहरे को छूते छूते मानो अचानक धीमी हो गई। नैना ने कोट की ओर देखा। आज ये आपको अच्छी तरह ढंक रहा है। हाँ, अद्वैत बोला। इसकी गर्माहट मैं समझ नहीं पाया कि कैसे इतनी गहरी है। नैना की आंखें उसके चेहरे पर कुछ पल ठहर गईं। शायद, उसने कहा, किसी ने इसे बहुत अपनेपन से पहना होगा। फिर उसने हल्के से पूछा, क्या आपको इस कोट की कहानी जानने का मन नहीं करता? अद्वैत मुस्कुराया। कभी कभी करता है, पर शायद कुछ चीजें अधूरी भी अच्छी लगती हैं। नैना ने धीमे से कहा, अधूरी कहानियां दिल में ज्यादा गहराई तक उतरती हैं। अद्वैत ने उसकी ओर देखा। उसने पहली बार महसूस किया कि नैना सिर्फ उसके शब्द नहीं सुनती, वह उन शब्दों की चुप्पियां भी पढ़ लेती है। शाम को जब लाइब्रेरी बंद करने का समय हुआ, अद्वैत को अचानक याद आया कि कोट की अंदरूनी जेब उसने कई दिनों से नहीं देखी। कागज के पीछे शायद कुछ और भी हो। घर लौटकर उसने कमरे में रोशनी जलाई। धीमी पीली रोशनी में कोट लकड़ी की कुर्सी पर एक नर्म छाया बनाता था, जैसे किसी का इंतजार हो। उसने कोट उठाया और जेब टटोलने लगा। कागज वही था, मोड़ों पर हल्का सा घिसा हुआ, सफाई के बावजूद अभी भी किसी की उंगलियों की अनदेखी गर्माहट लिए हुए। पर आज कागज को छूते ही अद्वैत को महसूस हुआ कि कागज के पीछे कुछ और भी छिपा था। एक छोटी सी कढ़ाई की हुई ऊनी रुई, जैसे किसी ने सालों पहले कोट की फटी जेब को अपने हाथ से सी दिया हो। अद्वैत उस टांके को काफी देर तक देखता रहा। कोई व्यक्ति जिसने इस कोट को ठीक किया था, उसे संभाला था, उस पर अपना समय और स्नेह लगाया था, वह व्यक्ति अब उसके सामने नहीं था, पर उसका स्पर्श, उसकी मेहनत, उसकी गर्माहट अब भी इस कोट में जिंदा थी। लोग खो जाते हैं, पर उनकी छाप नहीं, विशेषकर उन चीजों पर जिन्हें उन्होंने अपनी उंगलियों से छुआ हो। अद्वैत के भीतर एक हल्की सी टीस उठी, पर उसके साथ एक गहरी शांति भी। उसने सोचा, शायद कोई भी गर्माहट ऐसी ही होती है, हम तक पहुंचने में वक्त लेती है, धीरे धीरे उतरती है, और कभी कभी वह किसी अनजान चीज के जरिए आती है, जैसे ये कोट। सर्दी और बढ़ गई, पर अद्वैत के भीतर अब पहले जैसी ठंड नहीं थी। कभी वह नैना से बात करते हुए बिना वजह मुस्कुरा देता, कभी चाय लेते हुए वह 2 कप रख देता, जैसे उसे पता हो कि नैना भी आएगी। नैना ने भी ये बदलाव महसूस किया। वह कभी कुछ नहीं कहती, पर उसकी आंखों में अद्वैत को देख एक कोमल सी चमक आ जाती। दोनों के बीच अब भी दूरी थी, पर वह दूरी मौन नहीं, हल्की गर्माहट से भरी दूरी थी, जैसे सर्द कमरे में रखा अंगीठी का छोटा सा कोयला, जो दूर बैठकर भी हल्की गर्मी देता है। एक शाम जब वे दोनों लाइब्रेरी बंद कर रहे थे, नैना ने अचानक कहा, अद्वैत, क्या आपके कोट में कुछ खास है? अद्वैत ने पूछा, क्यों? नैना थोड़ा झिझकी, फिर बोली, क्योंकि जब भी आप इसे पहनते हैं, आपके चेहरे पर एक अजीब सी शांति होती है। अद्वैत चुप रहा।
आज उसने पहली बार महसूस किया कि किसी और ने उसके भीतर उतरी इस गर्माहट को देख भी लिया है। शायद, वह धीरे से बोला, ये कोट मुझे बस खुद के करीब ले आता है। नैना ने सिर हिलाया। हाँ, गर्म चीजें ऐसा ही करती हैं, चाहे वे कपड़े हों या लोग। अद्वैत ने उसकी ओर देखा और उसके भीतर एक बहुत छोटी पर बहुत सच्ची लहर उठी, जैसे सर्दी में किसी ने धीरे से दरवाजा बंद कर दिया हो और भीतर धीमी गर्माहट आने लगी हो। अद्वैत और नैना को ये पता नहीं था, पर यह कोट उन दोनों के बीच एक अनकहा पुल बन रहा था। एक ऐसा पुल जिसे किसी ने नहीं बनाया, पर जो खुद ब खुद ठंडी हवा में बनता जा रहा था। सर्दियां अब पूरी तरह उतर आई थीं। कस्बे की गलियों में सुबह सुबह धुंध इतनी घनी होती कि घरों की छतें भी कभी-कभी बादलों में छिपी लगती। देवदार के पेड़ों पर बर्फ की महीन परत जम जाती और हवा, जो पहले बस ठंडी थी, अब किसी गहरी खामोशी में डूबी लगती। लाइब्रेरी के कमरे में लकड़ी की पुरानी अलमारियों से एक हल्की ऊन जैसी महक आती रहती और ऐसे मौसम में अद्वैत को अपना गरम कोट और भी जरूरी लगता। हर सुबह जब वो कोट पहनता, कॉलर उठाते ही किसी अनजानी भावनाओं की लहर उसके भीतर फैल जाती। जैसे कोट सिर्फ ठंड से नहीं बचाता, बल्कि उसके मन के किसी खालीपन पर धीरे से हाथ रख देता हो। और तब वो लाइब्रेरी पहुंचकर नैना को देखता तो उसे लगता कि ये कोट अब उसकी अकेली गर्माहट नहीं रहा। कहीं न कहीं इसमें नैना के आसपास की हल्की रोशनी भी घुलने लगी थी। एक सुबह नैना बाल खोल कर आई थी। उसके बालों में सर्द हवा में जमा नमी की हल्की चमक थी। अद्वैत में अनजाने में ज्यादा देर तक उसकी ओर देखा, फिर तुरंत किताबों की तरफ देखने लगा। नैना ने मुस्कुराकर कहा, आज बहुत ठंड है, आपका कोट और भारी लग रहा है। अद्वैत ने कोट के कॉलर को छुआ। हाँ, आज तो इसकी जरूरत ज्यादा है। नैना ने किताबें रखते रखते पूछा, आप हमेशा यही कोट पहनते हैं, कभी नया लेने का मन नहीं किया? अद्वैत हल्का हंसा। शायद जब कोई चीज हमारी आदत बन जाती है तो उसे बदलना मुश्किल होता है। नैना ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, या फिर जब कोई चीज दिल की आदत बन जाए? अद्वैत कुछ पल चुप रहा। उसकी उंगलियां कोट की जेब पर ठहर नहीं, मानो वो नोट आज भी वहीं पड़ा उसे देख रहा हो सकता है, उसने धीरे से कहा। दिन भर लाइब्रेरी में कम लोग आए। सर्दियों में कस्बे के लोग धूप ढलते ही घर जल्दी लौट जाते हैं। किताबें भी जैसे शांत सो जाती हैं। उनके पन्नों से कभी-कभी बस हल्की कागज की खुशबू उठती रहती है। नैना और अद्वैत अपने अपने काम में लगे थे, पर उनके बीच एक सहज नरम सी तालमेल बनने लगी थी, जैसे दो लोग किसी कमरे की खामोशी को साझा सीख रहे हों। जब नैना शेल्फ पर चढ़कर ऊपर की किताबें सजा रही होती, अद्वैत नीचे खड़ा बिना कहे उसके लिए किताबें पकड़ाता। जब अद्वैत चाय बनाता, वो खुद ब खुद 2 कप निकाल देता। धीरे धीरे ये छोटी छोटी आदतें उन दोनों के बीच एक अदृश्य धागे में बदलने लगी थीं। शाम को लाइब्रेरी बंद हो रही थी। ठंडी हवा दरवाजे के नीचे से अंदर आती रही। नैना ने शॉल कसकर लपेटी। उसने देखा अद्वैत फिर अपना कोट पहन रहा था। कॉलर पर हाथ रखते हुए उसकी उंगलियों में एक नरमी उतर आई। नैना ने पूछा, अद्वैत, क्या आपने कभी सोचा कि ये कोट किसका था? अद्वैत थोड़ी देर चुप रहा। कभी कभी सोचता हूं, पर शायद मालिक का पता चल भी जाए तो ये कोट मेरे लिए वही रहेगा जिसने मुझे इस ठंड में थोड़ी गर्माहट दी है। नैना हल्के स्वर में बोली, पर कहानियां कभी कभी हमें जानना अच्छा लगता है। हम उनसे खुद को बेहतर समझते हैं। अद्वैत ने पहली बार उसकी बात को गहराई से सुना। क्या तुम जानना चाहती हो इस कोट की कहानी?
नैना मुस्कुराई। अगर आप बताना चाहें तो मैं सुनना चाहूंगी। अद्वैत ने जेब में हाथ डाला और वो नोट निकाला। कागज थोड़ा पुराना था, पर शब्द उतने ही साफ थे। ये सिर्फ शरीर को नहीं, मन को भी गरम रखता है। नैना ने उसे धीरे से पढ़ा। कागज को छूते हुए उसकी उंगलियां थोड़ी देर ठहरी रहीं। बहुत सुंदर बात है, वो बोली। किसी ने बहुत स्नेह के साथ लिखा होगा। अद्वैत ने हल्की सांस छोड़ी। हाँ, और शायद मेरे जीवन में सबसे पहले इसी शब्दों ने मुझसे बात की थी, काफी समय बाद। नैना ने उसकी ओर देखा। उस नजर में सिर्फ समझ थी, ना कोई दया, ना कोई सवाल। अद्वैत ने महसूस किया कि उसकी चुप्पी आज पहली बार किसी और को परेशान नहीं कर रही, बल्कि समझी जा रही है। कुछ दिन बाद कस्बे में अचानक बारिश होने लगी। बर्फ के ऊपर गिरती ये बारिश हवा को और काटने वाली बना देती। सड़कें काली, चमकदार और फिसलन भरी हो जाती। उस दिन अद्वैत और नैना लाइब्रेरी की बड़ी खिड़की के पास बैठकर बारिश देख रहे थे। छत से पानी टपक रहा था। दूर दुकान की लाल बत्ती बारिश में धुंधली सी नजर आ रही थी। नैना ने कहा, ऐसे मौसम में घर पहुंचने में समय लग जाएगा। अद्वैत बोला, हाँ, पर कोट है ना। नैना ने उसके कंधे पर पड़े कोट की ओर देखा, फिर धीरे से पूछा, अद्वैत, आपकी जिंदगी में किसी का होना कभी आपको याद आता है? अद्वैत कुछ पल रुक गया। उसने खिड़की से बाहर देखा। बारिश की बूंदें कांच पर फिसल रही थीं। हाँ, कभी कभी बहुत। और क्या? नैना ने धीमी आवाज में पूछा। ये गरम कोट उस कमी को थोड़ा कम कर देता है? अद्वैत ने उसकी ओर देखा। पहली बार उसने महसूस किया कि नैना का सवाल कोट के बारे में नहीं, उसके बारे में था। शायद, अद्वैत बोला, या शायद मुझे लगा कि जो कमी है उससे भागना नहीं चाहिए। नैना ने कहा, और कभी कभी किसी की उपस्थिति, चाहे छोटी ही क्यों ना हो, उस कमी को थोड़ा हल्का कर देती है। अद्वैत उसकी आंखों में उतरते इस भाव को नजरअंदाज नहीं कर सका। उसने सिर झुकाया। उसकी उंगलियां फिर उसी जेब पर ठहर गईं जहां नोट रखा था। उस पल उसे स्पष्ट महसूस हुआ कि ये कोट अब सिर्फ किसी अजनबी की गरमाहट नहीं था। इसमें बहुत धीरे धीरे नैना की कोमल मौजूदगी भी उतर रही थी। शाम को बारिश में भीगते हुए अद्वैत घर पहुंचा। कोट पूरी तरह गीला था, पर अंदर का अस्तर अब भी गर्म था। उसने कोट को कुर्सी पर फैला दिया। धीरे धीरे भाप उठने लगी और उस भाप में नैना की बातें जैसे उसके आसपास ठहर गईं। उसने कोट के कंधे को छुआ। तुम सिर्फ ऊन नहीं हो, वो मन ही मन बोला। तुमने मुझे महसूस कराना शुरू कर दिया है कि शायद मैं फिर से किसी से जुड़ सकता हूं। कमरा सर्द हवा और भाप के बीच एक अजीब सी शांति से भर गया, जैसे कोट अब भी अपनी गरमाहट धीरे धीरे उसके मन में उतार रहा हो। और अद्वैत ने महसूस किया कि ये जो नई लहर उसके भीतर उठ रही है, ये सिर्फ कोट की नहीं, किसी और की मौजूदगी की है। वो किसी का नाम नहीं लेना चाहता था भी, पर मन जानता था कि उस गरमाहट का स्रोत अब सिर्फ ऊन नहीं रहा, वो नैना भी थी। सर्दियों की आखिरी लहर कस्बे में उतर चुकी थी। धूप अब थोड़ी लंबी टिकने लगी थी, पर हवा में वही पुरानी ठंड अब भी किसी हल्की परत की तरह मौजूद थी। देवदार के पेड़ों पर गिरी बर्फ पिघलकर बूंदों में बदलने लगी थी, और लाइब्रेरी के बाहर सीढ़ियों पर बैठे 2-3 बच्चे सूरज की गर्मी में अपनी उंगलियां फैलाए उस पल का आनंद ले रहे थे। अद्वैत इन सब को खिड़की के अंदर से देख रहा था। उसका कोट आज भी उसके कंधों पर था, पर अब ये सिर्फ ठंड से बचाने वाली चीज नहीं था। ये उसके भीतर हुए धीमे गहरे बदलावों का एक हिस्सा बन चुका था। और शायद नैना भी। उस दिन लाइब्रेरी में अजीब सी गर्माहट थी। शायद मौसम बदल रहा था, या शायद उन दोनों के बीच की चुप्पी अब ठंडी नहीं, एक कोमल सहमति से भरी थी।
नैना खिड़की के पास रखी टेबल पर किताबें सजा रही थी। धूप उसकी शॉल पर गिरकर हल्की चमक बना रही थी। कुछ धुंध के कण अभी भी हवा में तैर रहे थे, पर उनके बीच उसकी मुस्कान पूरे कमरे को रोशन कर रही थी। अद्वैत ने उसे देखा कुछ पल तक, फिर नजरें मोड़ लीं, पर उसके मन में आज एक स्थिरता थी जो पहले कभी नहीं थी। नैना ने पीछे मुड़कर पूछा, आज चुप क्यों है? अद्वैत ने पुस्तक बंद करते हुए कहा, बस सोच रहा था कि ये मौसम जल्दी बदल गया। नैना ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मौसम ही नहीं बदलते, लोग भी। अद्वैत की उंगलियां कोट की जेब पर चली गईं, वही जेब जहां नोट रखा था। क्या आप भी बदल रहे हैं? नैना ने धीमे स्वर में पूछा। अद्वैत ने उसकी ओर देखा, लंबे समय बाद इतनी शांति से। शायद, वो बोला, या शायद मैं वापस वही बन रहा हूं जो कभी था। नैना की आंखों में एक हल्की चमक आई। और ये बदलाव अच्छा लग रहा है? अद्वैत ने सिर हिलाया। हाँ, पहले से कहीं बेहतर। दोपहर ढलने लगी। लाइब्रेरी में दिन का उजाला कम हो गया। बाहर हवा में ठंड का एक आखिरी झोंका बचा था जो बार बार दरवाजे के नीचे से अंदर घुसाता था। नैना ने कहा, आज थोड़ी थकान है, शायद ठंड उतनी नहीं, पर शरीर अभी भी उसी लय में है। अद्वैत ने चाय बनाकर 2 कप उसके सामने रखे। थकान मौसम से ज्यादा मन से आती है, उसने कहा। नैना ने कप पकड़ा। कप गर्म था, पर अद्वैत के शब्दों में और भी ज्यादा गर्माहट थी। और आपके मन में? नैना ने पूछा। थोड़ी थकान है या कुछ और? अद्वैत ने धीरे धीरे कहा, कुछ और, पर अब वो बोझ नहीं लगता। क्यों? क्योंकि अब मेरी चुप्पी में कोई है। नैना कुछ पल उसे देखती रही। उसकी आंखें मानो अद्वैत की बात को बिना किसी जल्दबाजी के अपने अंदर समेट रही थीं। फिर उसने बहुत धीमे स्वर में कहा, क्या कभी लगता है कि चीज़ें जैसी हमें मिलती हैं वैसी ही रहने लगती हैं, पर फिर अचानक कोई छोटी सी चीज़ उन्हें बदल देती है? अद्वैत ने सिर झुकाया। हाँ, और कभी कभी वो छोटी चीज़ एक कोट भी हो सकता है। नैना मुस्कुराई। या यदि वो व्यक्ति सामने हो? अद्वैत ने उसकी ओर देखा, धीमी, गहरी, पूरी समझ से भरी नजरों से। उस पल दोनों के बीच की हवा ठंडी नहीं रही, कुछ गर्म हुआ था। बहुत धीरे, बहुत सादा, पर बहुत सच्चा। कुछ दिनों बाद कस्बे में धूप और खुल गई। लाइब्रेरी के बाहर पेड़ों की पत्तियां धीरे धीरे नई हरी कोपलों में बदलने लगीं। हवा में नमी कम थी और कभी कभी ऐसा लगता जैसे धूप कोट पर गिरकर उसे भी हल्का कर रही हो। अद्वैत आज लाइब्रेरी जल्दी पहुंचा था। उसने शेल्फ व्यवस्थित किए, कुर्सियां ठीक कीं, खिड़की खोली और फिर कुर्सी पर पड़े कोट को देखा। आज उसे लगा कि कोट हल्का है, शायद मौसम के कारण, शायद उसके मन के कारण। वो कोट को उठाकर खिड़की के सामने रखता है। धूप में ऊन की मुलायम सतह एक हल्की चमक में बदल जाती है। उसी समय नैना अंदर आई। उसने धूप में रखे कोट को देखा और धीमे से कहा, आज इसे धूप में बैठने दिया है? अद्वैत बोला, हाँ, सोचा अब इसे भी थोड़ी गर्मी मिलनी चाहिए। नैना ने खिड़की के पास आकर कोट को छुआ। ऊन आज कम ठंडी थी। आपके भीतर अब ठंड कम है, उसने कहा। अद्वैत ने उसकी ओर देखा। हाँ, क्योंकि अब कोई है जो मेरी चुप्पियों को थाम लेता है। नैना ने कुछ नहीं कहा। उसने बस कोट के कॉलर को ठीक किया और धीरे से उस पर हाथ फेरा। ये कोट, उसने कहा, पहले किसी को गर्माहट देता था, फिर आपको, और अब ये सिर्फ ठंड दूर रखने का साधन नहीं रहा। अद्वैत ने धीमे से पूछा, तो अब ये क्या है? नैना ने कहा, ये आपके मन का दरवाज़ा है। अद्वैत ने महसूस किया नैना की उंगलियां कोट को छूते हुए जैसे उसके भीतर उतर रही हों। अंदर कुछ टूटा नहीं, कुछ खुला था, जैसे कोई ठंडी खिड़की बहुत धीरे धूप की ओर खुल गई हो। शाम के समय अद्वैत ने कोट पहना। पहली बार उसने महसूस किया कि ये कोट इतना भारी नहीं रहा। शायद इसकी ज़रूरत पहले जैसी नहीं रही। नैना बाहर खड़ी इंतज़ार कर रही थी। उसने पूछा, आज कोट के बिना नहीं जा सकते? अद्वैत मुस्कुराया, जा सकता हूँ। अब कोट मुझे बचाने का काम बहुत कम करता है। नैना ने हौले से पूछा, और अब आपको क्या बचाता है?
अद्वैत ने धीरे, बहुत धीरे कहा, तुम। हवा रुक गई। धूप धीरे धीरे कस्बे के ऊपर उतरने लगी। नैना की आंखों में एक शांत चमक उभरी, वही चमक जो सर्दियों में किसी गर्म कप में पहली भाप की तरह उठती है। उसने कहा, तो शायद अब ये कोट किसी और को मिलना चाहिए, जैसा किसी ने आपको दिया था। अद्वैत ने कोट की ओर देखा। उसने उसे पहना नहीं, बल्कि अपने हाथों में लिया। कॉलर पर धूप की एक छोटी रेखा चमक रही थी। हाँ, वो बोला, अब ये किसी और के लिए गर्माहट बने। उसने कोट कुर्सी पर रखकर कहा, अब मैं ठंड से नहीं डरता। नैना उसके पास आकर बोली, क्योंकि अब आप अकेले नहीं हैं। अद्वैत ने उसकी ओर देखा और उस पल उसके भीतर सारी सर्दी धीरे धीरे पिघल गई। उसने कोट की जेब से नोट निकाला और फुसफुसाया, मन को भी गर्म रखता है। नैना मुस्कुराई, और अब ये गर्मी 2 लोगों की है। दोनों लाइब्रेरी से बाहर निकले। हवा ठंडी थी, पर आज उस ठंड में किसी अजीब सी गर्माहट की परत थी, जैसे कोट ने अपना काम पूरा कर लिया हो और अब गर्माहट ने एक नई जगह पा ली हो। अद्वैत के भीतर जो ठंड बरसों से जमी थी, आज वो पहली बार पूरी तरह पिघल गई। और बस यूं ही एक और लहर ने अपनी कहानी कह दी। अगर ये कहानी दिल को छू गई हो तो कहानियों के समुंदर को सब्सक्राइब कीजिए और अगली लहर का इंतज़ार कीजिए, क्योंकि हर रात एक नई कहानी लेकर आती है। हाँ, शुभ रात्रि।